एक लड़का एक लड़की को ज़बरदस्ती खींचकर अपने कमरे में ले जा रहा था और वो लड़की चिल्ला रही थी, छोड़िए मुझे, प्लीज़ छोड़िए, लीव माई हैंड। हाँ मम्मा। एक लड़की जो कि दुल्हन के लिबास में थी और उसकी मांग में चमकता सिंदूर इस बात की गवाही दे रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उससे जिसे वो ज़रा भी पसंद नहीं करती। अगर वो इस दुनिया में किसी से नफ़रत करती है तो वो वही है जिससे उसकी शादी हुई है, और वही इस वक्त उसे खींचकर अपने कमरे में लेकर जा रहा था। लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही थी, रो रही थी, यहाँ तक कि वो अपने दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर लगातार मार रही थी। पर उस लड़की के नाजुक हाथों से उस लड़के के फौलाद जैसे शरीर पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। पत्थर था वो, पत्थर शरीर से भी और दिल से भी। उसने उस लड़की का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था और वो लगभग उसे घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर जा रहा था। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर। अगले ही पल वो उस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाते ही एक झटके से उस लड़की का हाथ छोड़ देता है और उस लड़की को बिस्तर पर धकेल देता है और खुद टेबल पर रखी शराब की बोतल को अपने होठों से लगा लेता है। वो लड़की अपने आंसू भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी। आंसुओं के साथ साथ उस लड़की की आंखों में भयानक गुस्सा था। गुस्से से आंखें भी लाल हो गई थीं उसकी। अगले ही पल वो बिस्तर से उठती है और गुस्से से उस लड़के के पास जाती है और एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमाती है और एक ज़ोरदार चांटा रख देती है उसके गाल पर। उस लड़के का चेहरा दूसरी तरफ हो जाता है। गुस्से से उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है और उसकी आंखों में लाल डोरे तैर जाते हैं। अगले ही पल उसके हाथ की मुट्ठी खुल जाती है और वो अपनी लाल आंखों से उस लड़की की तरफ देखता है जो अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। उस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसका हाथ उस लड़की के गले पर पहुंच जाता है, जिसे वो जोर से दबाने लगता है। उस लड़की को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वो उफ तक नहीं करती, बल्कि उस लड़के की आंखों में देखती रहती है, वो भी बेखौफ। उस लड़के को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। वो अपने गुस्से पर काबू पाता है और अपना हाथ उसके गले से हटा लेता है। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि उस लड़की के गले पर उस लड़के की उंगलियों के निशान साफ चमक रहे थे। वो लड़का खुद पर काबू पाते हुए अपना चेहरा फेर लेता है, पर वो लड़की कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो फिर से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, रुक क्यों गए आप? मार डालिए मुझे, ख़त्म कर दीजिए अपने हाथों से। वैसे भी जीते जी तो मार ही चुके हैं आप मुझे। बस सांसें चल रही हैं किसी तरह। आज इन सांसों को भी रोक दीजिए। वो वापस उस लड़के का हाथ पकड़कर अपने गले पर रखते हुए बोलती है। वो लड़का तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है, पर कुछ बोलता नहीं है। पर वो लड़की आगे बोलना जारी रखते हुए, तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। बहुत बुरे इंसान हो तुम, बहुत बुरे। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने छोटे भाई को धोखा देते हुए? जिस लड़की से तुम्हारा छोटा भाई प्यार करता है, उसी लड़की को मजबूर करके उससे शादी करते हुए कैसे भाई हो तुम? निहायत ही घटिया इंसान हो तुम। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी तो कर ली, पर मैं तुम्हें अपना पति कभी नहीं मानूंगी, कभी भी नहीं, और ना तुम्हें कभी माफ़ करूंगी। नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, बेहद नफ़रत। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से से बोल रही थी, यहाँ तक कि गुस्से की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। बोलते बोलते वो एकदम से बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, वो लड़का उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वो लड़की उसकी बाहों में झूल जाती है। बेहोशी में भी उसका बड़बड़ाना चालू था, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हें कभी माफ़, ये कहते हुए वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। वो लड़का उसे आराम से अपनी गोद में उठाता है और फिर आराम से बिस्तर पर लिटा देता है। इसके बाद वो एसी चालू करता है ताकि उस लड़की को कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद वो एक पतले से कंबल से उस लड़की को कवर कर देता है। ऐसा करते हुए भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इसके बाद वो उस कमरे से अटैच अपने स्टडी रूम में चला जाता है। यह है मिस्टर वरदान ओबराय। आखिर वरदान ने अपने ही छोटे भाई के प्यार से ज़बरदस्ती शादी क्यों की? क्या वजह हो सकती है इसकी? रात गहरा गई थी, पर वरदान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी नज़रें स्टडी रूम में लगी अपनी माँ की तस्वीर पर जाती हैं, जिस पर हार चढ़ा हुआ था।
अपनी माँ की तस्वीर देखते ही वरदान को कुछ ऐसा याद आ जाता है जो उसको एक अलग ही वरदान बना देता है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो कुसुम की तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए, आज मैंने तेरा बदला ले लिया है माँ। जो सालों पहले हुआ था वो आज फिर से हुआ है। इतिहास दोहराया गया है फिर से। उन सबको खून के आंसू न रुलाया मैंने तो मेरा नाम वरदान ओबराय नहीं। बेहद गुस्से से बोलता है वो और अपनी माँ की तस्वीर को कसकर अपने सीने से लगा लेता है। गुस्से से लाल हुई उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैरती है और अगले ही पल वो एकदम कठोर बन जाता है, जैसे खुद से कह रहा हो कि इन आंसुओं की कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में। रोने का वक्त तो किसी और का आया है। इसके बाद वो अपनी माँ की तस्वीर को वापस उसकी जगह रख देता है और फिर खुद कमरे में रखे सोफे पर पसर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, नींद के इंतज़ार में। पर नींद नहीं आ रही थी उसको। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वही घूम रहा था जो सालों पहले हुआ था। कैसे एक ही रात में उसकी ज़िंदगी बदल गई थी, उसके रिश्ते बदल गए थे। एक बार फिर वो खुद को अतीत में जाने से रोक नहीं पाता है। उसे याद आती है अपनी ज़िंदगी की वो काली रात, जब वो अपने कमरे में था और अपने माँ पापा के कमरे से आ रहा शोर सुनकर उस तरफ जाता है। यह वही रात थी जब विनोद अपने काम से लौट आया था और वो आंखों में आंसू और गुस्सा लिए कुसुम की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि कुसुम की बीमारी के बारे में पता चल गया था उसको। वो पत्नी जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करता था, वो पत्नी बस चंद दिनों की मेहमान है, यह सुनकर टूट गया था वो। और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कुसुम ने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई। वो कुसुम के पास जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए, क्यों कुसुम, आखिर क्यों, ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। कुसुम और रंजना उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुसुम विनोद का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, आपको क्या हो गया है विनोद, आप ऐसे। विनोद कुसुम को दोनों कंधों से पकड़कर, तुम अंदर ही अंदर अकेली अपनी बीमारी से जूझती रही और मुझे खबर तक नहीं मिली। कैसा पति हूँ मैं जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाया। और तुम क्यों इतनी महान बन गई जो सारा दर्द सारी तकलीफ अकेले झेलती रही। बोलो कुसुम, बोलो, क्यों छिपाया तुमने ये सब मुझसे। उसकी बातें सुनकर कुसुम समझ गई थी कि विनोद को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है, पर रंजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम से, क्या बात है जीजू, क्या हुआ है मुझे भी बताओ, आखिर क्या छिपाया है दीदी ने। उसकी बात सुनकर विनोद, इसको ब्लड कैंसर है रंजना, ब्लड कैंसर। विनोद एकदम से चिल्लाता है। वरदान जो अपने कमरे में था विनोद की आवाज़ सुनकर वो खुश होते हुए, अरे वाह पापा आ गए, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे से निकलकर विनोद के कमरे की तरफ चल पड़ता है। अंदर कमरे में विनोद की बात सुनकर रंजना भी अंदर तक हिल गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हंसती खेलती बहन को इतनी गंभीर बीमारी है और ये बात उसने उससे भी छुपाई, उसे भी नहीं बताया। वो हैरानी से कभी विनोद को देख रही थी तो कभी कुसुम को। कुसुम और विनोद दोनों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। कुसुम नहीं चाहती थी कि यह सच किसी को भी पता चले, लेकिन आखिर में सबको पता चल ही गया। वो धम से अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे विनोद को संभालेगी। विनोद एकदम से उसके पास बैठते हुए, बोलो ना कुसुम, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था या मेरे प्यार पर विश्वास नहीं था। क्या लगा था तुम्हें कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। अगर तुम मुझे बताती तो मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाता, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देता। लेकिन तुमने तो, ये कहते हुए उसका गला रुंध जाता है। इतने में रंजना भी उसके पास आकर बैठते हुए, हाँ दीदी जीजू सही कह रहे हैं, आपने मुझे भी नहीं बताया। हर चीज़ का हल होता है, लेकिन आपने। कुसुम दोनों को शांत करवाते हुए, शांत हो जाइए आप दोनों, बिल्कुल शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या मेरा मन नहीं है अपने परिवार के साथ जीने का। अगर मेरे हाथ में होता और ज़रा सी मेरे ठीक होने की उम्मीद होती तो मैं आप दोनों को ज़रूर बताती, अपना इलाज करवाती। लेकिन मुझे पता है, डॉक्टर मुझे पहले ही सच बता चुका है कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैंने सोचा था कि जितना भी वक्त मेरे पास है उसे मैं खुशी खुशी आप सबके साथ बिताऊंगी। मेरे जाने के बाद तो आप सबको
वैसे भी सब पता चल जाता। आप लोगों को दुख होता, बुरा लगता, लेकिन ये सच मेरे जाने से पहले उजागर हो गया। जो दिन मुझे हंसी खुशी के साथ आप लोगों के साथ बिताने थे, वो अब टेंशन के साथ बिताने पड़ेंगे। मैं नहीं देख सकती आप लोगों को ऐसे रोते हुए, बिलखते हुए। बस इसलिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। कुसुम अपनी सफाई उन दोनों के सामने पेश करते हुए बोलती है। विनोद थोड़ी नाराजगी से उसके पास से उठते हुए, नहीं कुसुम, नहीं, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक डॉक्टर ने कह दिया और तुमने उसकी बात मान ली। अरे दुनिया में और भी डॉक्टर हैं। मैं तुम्हें अमेरिका ले जाता, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाता, लेकिन तुम्हारा इलाज करवाता। पर तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा नहीं तो कम से कम वरदान का ही ख्याल करती। आखिर तुम्हारे अलावा है कौन हम दोनों का? कैसे रहेगा वो तुम्हारे बिना? विनोद नाराजगी जताते हुए बोलता है। यह सुनकर कुसुम एकदम से विनोद का हाथ पकड़कर वापस उसे अपने पास बिठाते हुए, हाँ, वरदान के बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन इसका एक रास्ता भी है मेरे पास। इसके बाद वो गहरी सांस लेकर, इस बारे में मैं आप दोनों से बात करने ही वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह से सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। पर अब जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसने अपने एक हाथ में विनोद का हाथ पकड़ा था और दूसरे हाथ में वो रंजना का हाथ पकड़ते हुए, मुझे गलत मत समझना। हाँ, मैं स्वार्थी जरूर हो गई हूँ, पर अपने बच्चे के लिए। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बाद अगर उसे कोई संभाल सकता है, उसे कोई माँ का प्यार दे सकता है, तो वो तुम हो रंजना। मेरे जाने के बाद उसकी मासी माँ से उसकी माँ बन जाना। फिर वो विनोद की तरफ देखकर, प्लीज आप रंजना से शादी। वो अभी बोल ही रही थी कि विनोद बीच में ही उस पर चिल्ला पड़ता है, कुसुम, और एकदम से उसका हाथ झटक देता है। पागल हो गई हो तुम? क्या नाप सनाप बोले जा रही हो? कुसुम एकदम से उसका हाथ पकड़कर, भगवान के लिए धीरे बोलिए, कहीं वरदान न सुन ले। इतने में वरदान वहां पहुंच जाता है। दरवाजा, जो कि पहले से हल्का सा खुला हुआ था, उसके जरिए उसे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा नजर आता है, और उसके कहे यह शब्द, और विनोद का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा, और पास में बैठी रजना। वरदान अंदर जाते जाते रुक जाता है और वहीं दरवाजे की आड़ में छिप जाता है। उस बच्चे को क्या पता था कि अंदर क्या बातें हो रही हैं, क्या नहीं। कुसुम की बात सुनकर वहां एकदम से सन्नाटा छा जाता है। पर जानती थी कुसुम कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वो तसल्ली करना चाहती थी कि उसके जाने के बाद उसका वरदान सही सलामत रहेगा, उसे माँ का प्यार मिलता रहेगा। इसलिए वो उन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मेरी आखिरी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, विनोद एकदम से फिर से उस पर गरजता है। एक बात कान खोलकर सुन लो कुसुम, जो तुम जो चाहती हो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। नन्हा सा वरदान जिसने हमेशा अपने माता पिता को खुश देखा था, हंसते खेलते हुए देखा था, वो आज अपने पापा का यह रूप देखकर एकदम से सहम गया था, और डर के मारे वो वापस अपने कमरे में भाग जाता है। उसकी आंखों के सामने बस यही पल घूम रहा था, उसकी माँ का रोता हुआ चेहरा, उसका अपने पापा और अपनी मासी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना, और अपने पापा का अपनी माँ पर चिल्लाना। विनोद फिर से कुसुम का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। रजना भी उसको समझाते हुए, दीदी जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। मैं पूरी जिंदगी वरदान को माँ का प्यार दे सकती हूँ, लेकिन जीजा जी से शादी नहीं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। कुसुम एक बार फिर से उन दोनों को समझाते हुए, आप दोनों मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और आप हैं कि। तभी विनोद तुरंत अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए, हाँ, हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी के अभी तुम्हें लेकर अमेरिका जाना है। रजना, तुम कुसुम की जाने की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगता है, लेकिन कुसुम को अपनी हालत दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि उसका वक्त आ गया है। वो चाहे भी तो इस वक्त को आने से नहीं रोक सकती। हाँ, जाने से पहले वो विनोद से और रन्ना से वादा लेना चाहती थी कि वो उसके जाने के बाद शादी कर लेंगे और वरदान का ख्याल रखेंगे। इसलिए वो एकदम से विनोद के पीछे भागती है और साथ साथ उसे आवाज़ लगा रही थी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज़ विनोद, मेरी बात तो सुनिए। विनोद जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रहा था और उसके पीछे पीछे कुसुम भी, लेकिन कुसुम का पैर उसकी साड़ी में उलझ जाता है
और वो संभल नहीं पाती और सीढ़ियों से गिर जाती है। ये सब इतनी जल्दी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। उसके गिरने की आवाज़ से वरदान भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। जब तक वो बाहर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बाहर आता है और देखता है उसकी माँ जो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी और उनके सर से खून बह रहा था। रजना और विनोद उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की तैयारी में थे। वरदान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। शोर सुनकर उनके घर में काम करने वाली शांता भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और कुसुम को देखकर वो भी घबरा गई थी। वो दौड़कर कुसुम के पास आकर, क्या हुआ मैम साहब को? ऐसे कैसे लग गई इनको? तभी विनोद की नज़र ऊपर खड़े वरदान पर जाती है, पर अभी वक्त नहीं था उसे कुछ भी बताने का। विनोद जल्दी से कुसुम को अपनी बाहों में उठाता है और शांता की तरफ देखकर, तुम वरदान का ध्यान रखो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतना कहकर वो और रजना तेजी से वहां से निकल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं वरदान के दिल में ढेर सारे सवाल, जिनके जवाब भी शायद कुसुम के साथ ही चले गए। विनोद और रजना कुसुम को लेकर फटाफट से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। कुसुम के सर से खून बह रहा था और वो बेहोश हो गई थी। रजना के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा ही कुछ हाल विनोद का था। वो बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी कुसुम को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कुसुम की हालत और भी खराब हो गई थी। कुछ ही देर में विनोद की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। रंजना और विनोद फटाफट से कुसुम को अंदर ले जाते हैं। चूंकि विनोद एक जाना माना बिजनेसमैन था, पूरे शहर में उसका नाम था, इसलिए डॉक्टर उसे देखते ही और कुसुम को देखते ही सीधा अंदर ले जाते हैं और उसके सर से बहुत खून को बहने से रोकता है। पर धीरे धीरे कुसुम की सांसें उखड़ रही थीं। उसकी धड़कन भी धीरे धीरे कम हो रही थी। भाई विनोद और रजना मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस कैसे भी करके बस कुसुम की जिंदगी बख्श दें। लगभग दोनों का ही बुरा हाल हो गया था। दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इतने में डॉक्टर उनके पास आकर, देखिए आपकी वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बचाया नहीं जा सकता और उनके पास वक्त बहुत कम है। वो आप दोनों को बुला रही हैं, आप जल्दी उनसे मिल लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पर उसकी बात सुनकर विनोद और रंजना दोनों ही सुन्न हो जाते हैं। एक पल के लिए तो दोनों को समझ नहीं आता कि यह डॉक्टर कह क्या गया है, पर अगले ही पल दोनों होश में आते हैं और तुरंत कुसुम के पास जाते हैं, जहाँ कुसुम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। विनोद भागकर उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए, कुसुम, बस इतना ही बोला था कि तभी कुसुम रंजना को भी अपने पास आने का इशारा करती है। रंजना भी जल्दी से उसके पास जाती है। कुसुम अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क उतारती है। उसे उतारते ही उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो अपना एक हाथ आगे करती है और धीरे से, विनोद, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने का वादा कीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। बड़ी मुश्किल से बोलती है वो। विनोद की रुलाई फूट पड़ती है और रंजना की भी। दोनों से संभाले नहीं संभल रहा था और ना किसी को कुछ समझ आ रहा था। आंसू तो कुसुम के भी नहीं रुक रहे थे, पर इस वक्त उसे वरदान की चिंता सता रही थी। जिंदगी के कुछ पल बचे थे उसके पास, जिनमें वो तसल्ली करके सुकून की नींद सोना चाहती थी। वो धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर विनोद का हाथ पकड़ती है और अपने दूसरे हाथ से रंजना का हाथ पकड़ती है और उन दोनों का हाथ आपस में मिलाते हुए, वादा कीजिए मेरे जाने के बाद आप दोनों शादी कर लेंगे और वरदान को एक खुशहाल जिंदगी देंगे। मेरे वरदान को माँ का प्यार देना रंजना, बस यही मैं चाहती हूँ। बस ये वादा पूरा कर देना, सिर्फ यही मेरी आखिरी। बस उसके ये अंतिम शब्द बीच में ही रह जाते हैं और उसका हाथ उन दोनों के हाथ से छूट जाता है और नीचे लटक जाता है। इसी के साथ उसके प्राण निकल गए थे और वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। कुसुम, ये कहकर विनोद एकदम से उसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसा ही कुछ हाल रंजना का था। कल तक विनोद की जिंदगी खुशियों से भरी थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था उसे। लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या से क्या हो जाए। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था। एक बार फिर से उसका जीवन शून्य हो गया था। कुसुम के बिना तो वो रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था।
और आज वही कुसुम उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी। वरदान के दिल में उठ रहे ढेर सारे सवाल। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है? जो उसने देखा और आगे जो होने वाला है, उसे देखकर जाहिर सी बात है उसके दिमाग में सब गलत ही आएगा। और ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से विनोद और रंजना को संभाला। रंजना को तुरंत वरदान का ख्याल आया, फिर उसने विनोद को संभाला। विनोद जो अपने होश खो चुका था, रंजना उसे होश में लाते हुए, होश में आइए जीजू, कम से कम वरदान के लिए उसके बारे में तो सोचिए। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो उसे कौन संभालेगा? अभी तक तो उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है। विनोद की आंखों के सामने बस वरदान का चेहरा घूम रहा था। किसी तरह दोनों जने खुद को संभालते हैं और एक बार फिर कुसुम को घर ले जाने लगते हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ कुसुम की बॉडी उनके साथ जा रही थी। वो तो कब की इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। थोड़ी देर में विनोद रंजना वापस आते हैं और उनके साथ साथ एक ऐसा तूफान भी आता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। वरदान उस वक्त शांता के साथ सोफे पर ही बैठा हुआ था और वो उससे सवाल कर रहा था कि उसकी मम्मी को क्या हुआ, कब आएंगी उसकी मम्मी। शांता उस बच्चे को संभाल रही थी, उसे दिलासा दे रही थी कि कुछ ही देर में उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक होकर आ जाएंगी। वो उसे समझाते हुए, जैसे आप सीढ़ियों से गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है ना, ऐसे ही बस आपकी मम्मा को चोट लग गई है। लेकिन उसे नहीं पता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक उसी वक्त विनोद और रंजना वापस आते हैं। पीछे एम्बुलेंस में कुसुम की बॉडी को लाया जा रहा था। वरदान अपने पापा को देखकर भागकर उनके पास जाता है और उससे सवाल करते हुए, मम्मी कहाँ है पापा? वो कब आएगी? आप साथ क्यों नहीं लाए उनको? क्या हुआ मेरी मम्मी को? मुझे मम्मी के पास जाना है। एक के बाद एक वो मासूम सा अपने मासूम सवाल करता जा रहा था और उसे देखकर, उसकी बातें सुनकर विनोद का रोना छूटता जा रहा था। जड़ से उसे अपने सीने से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब देखकर, रंजना की हालत देखकर शांता सब समझ जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी मैडम इस दुनिया में नहीं रही। रंजना भी कहाँ देख पा रही थी वरदान को ऐसे। वो तुरंत उसे अपने पास बुलाती है और उसे कहने लगती है कि आपकी मम्मा कहीं चली गई हैं, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी आ जाएंगी। वो भी रोते हुए ये सब बोल रही थी, लेकिन तभी विनोद उसे रोकते हुए, नहीं रंजना, उसे झूठा दिलासा मत दो। सच बताओ उसे, आज नहीं तो कल उसे सच का सामना करना ही है। मैं अपने बच्चे को झूठा दिलासा नहीं दे सकता। वो बोल ही रहा था कि तभी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय कुसुम की बॉडी को घर लेकर अंदर आ जाते हैं। अपनी माँ को देखते ही वरदान उनकी तरफ दौड़ता है और उससे लिपट जाता है। उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ उठ सकती थी। नन्हा सा वरदान अपनी आंखों में आंसू भरकर बार बार अपनी मम्मी को उठा रहा था, लेकिन कुसुम चाह कर भी नहीं उठ सकती थी। वरदान आंसू भरी आंखों से विनोद की तरफ देखकर, पापा पापा, मम्मी उठ नहीं रही हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रही हैं, आप बोलिए ना उनको उठने के लिए। उसकी बातें सुनकर विनोद के दिल पर क्या बीत रही थी, ये तो बस वही जानता था। वो अपनी पत्नी को खो चुका था और वरदान अपनी माँ को। लेकिन वरदान के सामने उसे अपना दुख कम नजर आने लगा था। वो हिम्मत बांध कर उठता है और वरदान के पास जाकर, आपकी मम्मी नहीं उठेंगी बेटा, वो हम सबको छोड़कर भगवान जी के पास चली गईं और कभी नहीं आएंगी। ये कहते हुए वो एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लेता है। वरदान को उसकी कुछ बातें समझ में आई थी, कुछ नहीं आई थी, लेकिन हाँ, इतना तो वो समझ गया था कि उसकी मम्मी अब कभी नहीं आएंगी। उसके बाद वो विनोद से कोई सवाल नहीं करता, बस कुसुम के पास बैठ जाता है उसका हाथ पकड़कर। खैर, रात के इसी पहर में सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया जाता है। कुसुम की माँ को भी बता दिया गया था। वो तो वैसे ही बीमार रहती थी और अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर और ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन यह वक्त ही ऐसा है कि सबको एक दूसरे को समझाना पड़ता है, एक दूसरे की हिम्मत बंधानी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से यह रात ख़त्म होती है और सुबह होती है, और सुबह होता है रिश्तेदारों को आने का सिलसिला, आगे की विधियां करने के लिए। कुछ ही देर में कुसुम को दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और कुछ ही देर में उसे ले जाया जाता है अंतिम विदाई के लिए। रजना का, उसकी माँ का, विनोद का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इन सब में रजना ने वरदान को एक बार भी खुद से अलग नहीं किया था।
एक माँ की तरह वो उसका ख्याल रख रही थी। लेकिन वरदान चाह कर भी उस हादसे को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। जो उसने देखा, जो उसने सुना, अपनी माँ का उन दोनों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना, विनोद का उस पर चिल्लाना, फिर उसका सीढ़ियों से गिरना और फिर मर जाना, नहीं निकल पा रहा था वो इन सब से, और ना किसी से कुछ कह पा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। कुसुम को विदाई दे दी जाती है और धीरे धीरे करके सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पर रह जाते हैं बस विनोद, रजना, उसकी माँ, वरदान और कुसुम की यादें। सबकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई थी और कुसुम के बिना तो उस घर में कुछ होता ही नहीं था। शांता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। ना कोई कुछ बोल रहा था, ना कोई कुछ खा रहा था। यहाँ तक कि वरदान ने भी कुछ नहीं खाया था। शांता ने उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं खाया उस बच्चे ने। आखिर शांता ने रंजना को बताया। रंजना ने भी बहुत कोशिश की उसे खाना खिलाने की, पर नहीं खाया वरदान ने। बड़ी मुश्किल उसकी नानी ने उसे खाना खिलाया। वो हंसता खेलता बच्चा धीरे धीरे चुप होता जा रहा था, खामोश होता जा रहा था। सबको लग रहा था कि अपनी माँ की मौत की वजह से वरदान चुप चुप सा हो गया था। रंजना बहुत कोशिश कर रही थी उसे वापस पहले जैसा करने की, उसको इन सब से निकालने की, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। वरदान का बर्ताव धीरे धीरे बदलता जा रहा था। उधर विनोद ने भी जैसे चुप्पी साध ली थी। वो हर वक्त खुद को काम में डुबाए रखता ताकि उसे कुसुम की याद ना आए, और कुछ नहीं तो वो सिगरेट और शराब पीने लगता। घर का माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। कुसुम को गए 6 महीने हो गए थे, पर सबके लिए वक्त मानो रुक सा गया था। वो सब आज भी वहीं खड़े थे जहाँ कुसुम उनको छोड़कर गई थी। उधर अपनी बेटी की मौत के बाद वरदान की नानी को ऐसा सदमा लगा कि उनकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, और उनकी अनुभवी आंखें सब देख रही थीं, सब समझ रही थीं। वो और फिर उनको कुसुम की आखिरी इच्छा भी पूरी करनी थी, वो भी अपने जीते जी। इसलिए उन्होंने विनोद और रचना को कुसुम का वास्ता देकर, वरदान का वास्ता देकर दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। वरदान बच्चा था, पर इतना नहीं कि वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। बस उस दिन से उसके रिश्ते बदल गए। रचना उसकी मौसी माँ से उसकी माँ बन गई, पर वरदान उसे दिल से माँ स्वीकार नहीं कर पाया। पूरी रात वरदान अतीत में भटकता रहा, और सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। पूरी रात वो सोया नहीं। वो उठता है और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रख लेता है और कमरे में लगी खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़रें घड़ी पर जाती हैं जो कि 7 बजने का इशारा कर रही थी। ठीक उसी वक्त उस लड़की की नींद खुलती है। वो उठकर बैठती है और खुद को उस कमरे में देखकर उसे याद आता है कि कैसे वरदान ने उसे मजबूर किया उससे शादी करने के लिए। ये याद आते ही वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना वरदान के कानों तक भी जाता है। अगले ही पल वो सिगरेट एक तरफ फेंकता है और उस लड़की जिसका नाम कल्पना था उसके पास जाता है, जो अभी भी रो रही थी। पर वरदान इतना पत्थर हो चुका था कि कल्पना के आंसुओं का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अलमारी में से अपने कपड़े निकालते हुए, आधे घंटे में रेडी हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। यह सुनकर कल्पना गुस्से से उसे घूरती है, और बेहद गुस्से से। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, सुना तुमने? वो गुस्से से आग उगलते हुए बोलती है। बस इतना काफ़ी था वरदान के गुस्से को हवा देने के लिए। अगले ही पल वो जोर से अलमारी बंद करता है और कल्पना की तरफ देखकर, तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आधा घंटा मतलब आधा घंटा, और मेरी बात को टालने का अंजाम तुम जानती हो। सो गेट रेडी फास्ट। इतना कहकर वो अपने कपड़े वहीं सोफे पर पटकता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कल्पना गुस्से से और अपनी आंसू भरी नज़रों से उसे जाते हुए देखती रहती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना कठोर और पत्थर दिल कैसे हो सकता है, और कहाँ लेकर जाना चाहता है वो उसे। वो वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है, और एक लड़की अंदर आती है जिसके हाथ में कुछ साड़ियाँ और गहने थे जो अब उसे पहनने थे। वो लड़की को वरदान ने खास कल्पना के लिए रखा था। वो लड़की जिसका नाम भावना था, वो उन साड़ियों को और गहनों को बिस्तर पर रखते हुए, गुड मॉर्निंग मैम, सर ने कहा है कि आप आधे घंटे में रेडी हो जाएं, और ये कपड़े और गहने इनमें से जो आपको पसंद हो वो पहन लो।
सर आधे घंटे बाद आपको नाश्ते की टेबल पर ही मिलेंगे। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देती है। कल्पना एक नज़र उन कपड़ों और गहनों को देखती है और बेहद नफरत से अपना चेहरा फेर लेती है। उसके कान में उस लड़की के शब्द घूम रहे थे, सर ने कहा है जो आपको पसंद हो वो पहन लो। इन शब्दों से तो सख्त चिढ़ हो रही थी कल्पना को। पसंद पसंद क्या होती है इस इंसान को पता भी है। इस शब्द से दूर दूर तक नाता नहीं है इनका। कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए वो गुस्से से वही सोफे पर बैठ जाती है। नीचे वरदान अपने दूसरे कमरे में रेडी हो चुका था और कल्पना का इंतजार कर रहा था। वो घड़ी की तरफ देखता है। आधे घंटे में 20 मिनट बीत चुके थे। अब बस 10 मिनट बचे थे कल्पना के रेडी होने में। वो वहीं सोफे पर बैठ उसका इंतज़ार करने लगता है और साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। वो बात अलग थी कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ऊपर कल्पना वरदान की बात को नज़रअंदाज करके अभी तक ऐसे ही बैठी हुई थी। ठीक 10 मिनट बाद वरदान भावना को कल्पना को नीचे लेकर आने के लिए बोलता है और खुद उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। भावना ऊपर जाती है और कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए, आप रेडी हो गई मैम, सर आपको नीचे बुला रहे हैं, वो बाहर से ही उसे आवाज़ लगाती है। कल्पना तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी और अब उसे और गुस्सा आ जाता है। वो उठती है और दरवाज़ा खोलती है। भावना उसको ऐसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वो अभी भी अपने शादी वाले लहंगे में थी। वो वरदान के गुस्से को जानती थी, इसलिए वो डरते हुए, ये क्या मैम, आप अभी तक रेडी नहीं हुई, जबकि सर ने बोला था आप उनके गुस्से को नहीं जानती। भावना घबराते हुए बोल रही थी। कल्पना बीच में ही अपना हाथ दिखाकर उसे चुप करवाते हुए, बस मुझे तुम्हारे सर के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाकर कह दो उनको कि मैं उनके साथ कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर वो उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके ऐसा करने से भावना बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि उसे वरदान के गुस्से का पता था, पर वो क्या कर सकती थी। वो नीचे जाती है। वरदान जो अभी नाश्ता करने के लिए बैठा ही था और पहला निवाला खाने ही वाला था, भावना उसके पास आकर, सर वो मैम ने नीचे आने से मना कर दिया है और आपके साथ बाहर जाने से भी। बड़ी मुश्किल से वो अपनी बात पूरी करती है। वरदान के खाते खाते हाथ रुक जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज पहली बार किसी ने उसकी बात को टालने की कोशिश की थी। अगले ही पल वो उठता है और गुस्से से भरा हुआ ऊपर अपने कमरे में आता है, जहाँ कल्पना अभी भी आराम से सोफे पर बैठी थी और वो वरदान को देखकर भी अनदेखा कर देती है, जैसे उसे उसकी कोई परवाह ही ना हो। इतना काफ़ी था वरदान के गुस्से को हवा देने के लिए। वो उसके करीब जाता है और लगभग उस पर गरजते हुए, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा था? वो गुस्से से दांत भींचकर बोलता है। बदले में कल्पना भी गुस्से से उसे घूरती है और वो भी गुस्से से अपने दोनों हाथ बांधते हुए, मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुनाई देता है लेकिन शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता। मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी और मैंने तुमसे यह भी कहा था कि भले ही जोर ज़बरदस्ती से मुझे मजबूर करके तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती और ना कभी मानूंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगी। कल्पना भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है। वरदान उस पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, लेकिन कल्पना मजबूर कर रही थी उसे यह सब करने के लिए। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था उससे। एक बार फिर वो उसे समझाते हुए, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी बात मान लो, वरना इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोलता है। कल्पना अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते हुए, वरना क्या कर लोगे तुम? यह सुनने की देर ही थी कि वरदान एकदम से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करता है और एकदम से उसे अपनी गोद में उठाता है और सीधा बाथरूम में ले जाता है। कल्पना लगातार उसके सीने पर मार रही थी, पर वरदान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे बाथरूम में लेकर जाता है और शावर के नीचे खड़ा करता है और एक झटके से शावर चालू कर देता है। शावर का पानी कल्पना को भिगोने लगता है। वो पानी इतना ठंडा था कि कल्पना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जल्दी से शावर के नीचे से निकलने की कोशिश करती है, पर वरदान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाह कर भी उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। वरदान एकदम से उसका मुंह दबाते हुए, अगली बार मेरी बात टालने से पहले 100 बार सोच लेना। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना नहलाने के और भी तरीके आते हैं मुझे।
वो उसे अपनी गुस्से से लाल हुई आंखें दिखाते हुए बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।